बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम सैलरी की टैक्सेबिलिटी रेसिट बेसिस पर और रेसिट की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैलरी की डेफिनेशन को। तो सैलरी क्या है? तो बेसिकली बेटा सैलरी के ताल्लुक किससे? एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सैलरी के लिए। तो बतौर एम्प्लॉय आप जो कुछ भी रिसीव करें, जो कुछ भी, आप उसको कोई भी नाम दें, वो सैलरी है। सिंपल। बतौर एम्प्लॉय आपको कोई बेनिफिट मिले, इन काइंड मिले, इन कैश मिले, आपको आपकी बेसिक सैलरी मिले, आपको कोई अलाउंस मिले, किसी भी किस्म का जो भी बेनिफिट जो आपको एम्प्लॉय की हैसियत से दिया जा रहा है वो आपकी सैलरी में शामिल माना जाएगा। अब उसको आप कुछ भी नाम दें, उसका नाम कुछ भी हो, उसका आप कुछ भी नाम रख दें, ठीक है, भले आप उसका नाम कमीशन रख दें, भले आप उसका नाम फी रख दें, ठीक है जी। तो तवज्जो बहुत दरकार है कि आप एक पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो किस कैपेसिटी में रिसीव कर रहे हैं। अगर आप कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं एम्प्लॉय की कैपेसिटी में रहते हुए, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए, एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और किसी और से भी रिसीव कर सकते हो, आगे बात हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो पेमेंट का नाम कुछ भी हो, वो टैक्स के लिहाज से जिस हेड में कवर होगी उस हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैलरी मीन्स, सैलरी का मतलब ये है बस, एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। कोई भी अमाउंट जो रिसीव हुआ हो किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी किस्म की एम्प्लॉयमेंट से, वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, चाहे वो अमाउंट उसको उसकी मंथली कंजम्पशन के लिहाज से मिलता हो सैलरी, या फिर उसको चाहे वो एडवांस में मुस्तकबिल की भी सैलरीज मिल गई हो, या कोई ऐसी चीज मिल गई है जिसकी कंजम्पशन वो लॉन्ग टर्म में जाके करेगा। तो मतलब कोई भी चीज जो उसको बतौर एम्प्लॉय दी गई है वो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी, चाहे उसकी नेचर रेवेन्यू हो, चाहे वो उसकी नेचर कैपिटल हो, मतलब चाहे वो उसको शॉर्ट टर्म कंज्यूम करे, चाहे वो उसको लॉन्ग टर्म कंज्यूम करे, वो सैलरी में शामिल हो जाएगी। तो सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग। अच्छा जी, इंक्लूडिंग को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आपके सामने, ये एक स्केच बना दिया। थोड़ा क्लास में आपके सामने स्टार्ट की उससे पहले मैं स्केच बना रहा था, ये मैंने कहा आपके सामने बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो वही टाइम मैं स्केच में कंज्यूम कर लेता हूँ। ये स्केच आपको विजिबल है, पता ये स्केच विजिबल है आपके सामने? ओके जी। तो सैलरी मीन्स एनी अमाउंट received by an employee from any employment whether of a revenue or capital nature including में अब ये कितनी चीजें आ रही हैं? ये 6 चीजें आ रही हैं। यानी बेसिकली सैलरी के नीचे ये 6 हेड्स आ रहे हैं। सैलरी खुद हेड ऑफ इनकम है, लेकिन सैलरी के अपने कितने हेड्स हैं? 6 हेड्स हैं। एक हेड किस नाम से है? पे के नाम से। तो पे या पेमेंट या बेसिक सैलरी के नाम से जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा, तो इंक्लूडिंग पे। उसके बाद नंबर 2 जो ब्रॉड हेड आपको दिख रहा है वो क्या है? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। भाई मुझे जॉब मिल रही है यार, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी? गाड़ी दे रहे कि नहीं दे रहे? हाँ भाई, रहने को जगह दे रहे कि नहीं दे रहे? अकोमोडेशन दे रहे हैं यार, जॉब तो तुम कर रहे हो। फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही हैं? सीए तुमने कर लिया है, खाली सूखी सूखी सैलरी लोगे? गाड़ी तो होनी चाहिए, अकोमोडेशन तो होनी चाहिए। पर्क्स क्या है? पर्क्स बेनिफिट्स क्या है? तो जो बेनिफिट्स आपको बतौर एम्प्लॉय मिलेंगे वो भी आपकी सैलरी में शामिल होंगे। अलाउंसेस, कोई खर्चे वर्चे जो हैं, गाड़ी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ठीक है जी, ये तमाम खर्चे हैं। अगर अकोमोडेशन नहीं दे रहे तो रेंट वगैरह का अलाउंस तो दें। तो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए आपको जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो बेसिक पेमेंट के तौर पे मिले, चाहे वो आपको परक्विजिट के तौर पे मिले, और चाहे वो अलाउंसेस के तौर पे मिले,
ये 3 हेड्स आ गए आपके सामने। उसके बाद नंबर 4 प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, इसको तफसील से डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन ये क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉयज को या जब रिटायर होते हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड की पेमेंट मिलती है, मतलब रिटायरमेंट के वक्त उनको रिटायर होते वक्त कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उनमें से एक बेनिफिट प्रोविडेंट फंड है। उसके अलावा बास केसेस में जो है वो लोगों को अगर जॉब से निकाल दिया जाता है रिटायरमेंट एज से पहले, तो कंपनीज या जो इदारे उनको, जो इनके एम्प्लॉयर होते हैं, वो उनको कंपनसेशन पे करते हैं। कंपनसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट, वो भी सैलरी का पार्ट बनती है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय थे तो आपका अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिश्ता जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहता है। आपको पेंशन या एन्युटी मिलती रहती है, सीरीज ऑफ पेमेंट मिलती रहती है, यस और नो, वो भी सैलरी है। और एक सिक्स्थ आपके पास पोर्शन है, उसका नाम है एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ESS। बाज दफा कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शंस देती हैं कि वो कंपनी, उसी कंपनी के जिसके वो एम्प्लॉय हैं, उनके शेयर्स खरीदने में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। यानी कंपनी अपने ही शेयर्स अपने एम्प्लॉय को ऑफर करे। तो जब कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉय को ऑफर करती है तो हो सकता है वो शेयर्स कंपनी उनको मार्केट वैल्यू से कम दे रही हो। जब वो शेयर्स मार्केट वैल्यू से कम में बेचे जाते हैं तो फिर इस केस में बेनिफिट अराइज होता है और वो बेनिफिट सैलरी का पार्ट माना जाता है। तो ये तमाम आपके सामने मैंने सैलरी के नीचे आने वाले ब्रॉड हेड्स रख दिए। अब हर ब्रॉड हेड की एक क्या है, डिटेल है, याद रहेगा आप लोगों को बेटा। तो सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, शर्त है कि आप उस अमाउंट को रिसीव कर रहे हो बाय हैसियत एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। किससे रिसीव कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, जहां आप काम करते हैं उस वजह से आप उसको रिसीव कर रहे हो। वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, चाहे वो उसका नेचर कैपिटल हो, चाहे उसको आप आज मिलने के बाद लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करें, चाहे आप वो अमाउंट इतना हो कि आप उसको शॉर्ट टर्म में कंज्यूम करें। तो उसकी नेचर कुछ भी हो, जो अमाउंट रिसीव होगा उसकी नेचर कुछ भी हो, लेकिन वो अमाउंट अगर आपको मिल रहा है बतौर एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, तो वो आपकी सैलरी के हेड में फॉल कर जाएगा। और फिर सैलरी के ब्रॉड हेड्स क्या, इंक्लूडिंग पे, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, पेंशंस और एन्युटी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये 6 ब्रॉड हेडिंग्स हैं जो सैलरी के नीचे आती है। यहां तक कोई मसला हो तो बताइए बेटा। जवाब दें बेटा। तो अब एक एक करके एक एक ब्रॉड हेड देखते हैं, एक एक करके एक एक ब्रॉड हेड देखते हैं, ठीक है। तो हर ब्रॉड हेड के नीचे क्या आ रहा है, सही है जनाब, जवाब देंगे, ओके। तो जरा मैं इस स्केच की तरफ बाद में आता हूं, मैं नोट्स की तरफ जाता हूं वापस, ताकि लॉ आपको पढ़ने को मिल जाए। तो दोबारा हम यहां से पढ़ेंगे, सैलरी मींस any amount received by an employee from any employment, whether of a revenue or capital nature, including number 1 क्या है, पे, वेजेस। अब पे का मतलब क्या, आपकी बेसिक पे, बेसिक सैलरी। तो चाहे अब सैलरी को आप पे का नाम दें, सैलरी को आप वेजेस का नाम दें, सैलरी को आप रेम्यूनरेशन का नाम दें, बात एक ही है। रेम्यूनरेशन, वेजेस, मतलब अगर आप बोल रहे हैं मुझे वेजेस मिलते हैं बतौर एम्प्लॉय, तो वो भी आपकी सैलरी है। आप बोलते हैं भाई आपकी पे क्या है, पे भी आपकी सैलरी है। आपको आपके काम का क्या बदला मिलता है, रेम्यूनरेशन क्या मिलता है आपको, तो वो रेम्यूनरेशन भी सैलरी है। बस सवाल ये कि आप जिसको पे बोल रहे हैं, आप जिसको वेजेस बोल रहे हैं, आप जिसको रेम्यूनरेशन बोल रहे हैं, वो आप रिसीव कर रहे हैं एम्प्लॉय की हैसियत से। अगर आप वो एम्प्लॉय की हैसियत से रिसीव कर रहे हैं तो वही पे, वही वेजेस, वही रेम्यूनरेशन जो होगी वो सैलरी के हेड में जाएगी। अच्छा जी, ये तो बड़ी आसान बात हो गई, पे, वेजेस, रेम्यूनरेशन। अब लिखा हुआ क्या है, लीव पे। ये लीव पे क्या होती है भाई, आप जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को साल में 30 दिन की छुट्टी करना क्या होता है, 25 या 30 दिन की छुट्टी करना अलाउ होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। कि जो टोटल ईयर्स हैं, आपके टोटल जो दिन हैं साल के, हर साल में उनको छुट्टी हो सकती, मिल सकती है। जवाब दें। तो एम्प्लॉयज को छुट्टियां करना अलाउ होता है।
अच्छा, अगर एम्प्लॉयज लिमिट से ज्यादा छुट्टी करेंगे तो क्या होगा, उनकी पे फिर उनको नहीं मिलेगी। तो आप जानते हैं ना, एक होती है पेड लीव्स और एक होती है अनपेड लीव्स। सुना है आपने, पेड लीव्स एंड अनपेड लीव्स। पेड लीव्स का मतलब कि भाई मैं छुट्टी पर हूं फिर भी मुझे सैलरी मिलेगी। अच्छा भाई, अनपेड लीव्स का मतलब यार मैं छुट्टी कर रहा हूं लेकिन जितना अरसा मैं छुट्टी करूंगा उतने अरसे की मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। क्या ख्याल है? तो मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी में ये पॉलिसी है कि कंपनी के एम्प्लॉयज को साल में 30 दिन अलाउ है छुट्टियां करना, तो फिर सोचिए जरा हुआ क्या, उसने काम किया 11 महीने, यस और नो? अगर वो 30 दिन की छुट्टी अवेल करता तो उसने काम किया 11 महीने, सैलरी उसने रिसीव की 12 महीने की, सैलरी उसने रिसीव की 12 महीने की। तो जो 1 महीने की सैलरी वो रिसीव कर रहा है वो लीव पे है, मतलब उसने छुट्टी की है फिर भी उसको सैलरी मिल रही है। तो लीव पे भी क्या होगी, सैलरी का। अब इस केस में 11 महीने की सैलरी टैक्स नहीं होगी बल्कि पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्स होगी। क्यों? क्योंकि वो 1 महीना जिसकी उसने छुट्टी की उसकी भी उसको पेमेंट मिली है एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को। तो लीव पे कोई मुश्किल बात तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, लीव इनकैशमेंट। अच्छा जी, अब ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर या मुख्तलिफ किस्म के जो लोग काम करते हैं उनकी सोच मुख्तलिफ होती है। कुछ वर्कोहॉलिक्स होते हैं, वो 12 महीने काम करते हैं और छुट्टियां भी नहीं करते, ठीक है, और कुछ लोग छुट्टियां करना चाहते हैं। अच्छा, अब एक बंदा काम कर रहा है 11 महीने, उसको सैलरी मिल रही है 12 महीने की, और 1 मंथ की सैलरी वो भी मिल रही है जिसमें वो छुट्टी पर है, ठीक है ना। लीव इनकैशमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बंदा जो काम कर रहा है 12 महीने, तो जो 30 दिन की छुट्टी वो अवेल कर सकता था 1 महीने की, वो अवेल ही नहीं कर रहा हो। तो अगर वो काम कर रहा है 12 महीने, उसको सैलरी मिले 12 महीने की, तो ये थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी उसके साथ। क्यों? तो वो उसके बाद एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है कि वो अपने एम्प्लॉयर को ये बोले कि भाई जो 1 महीने की छुट्टी का मेरा हक बनता है मैं वो नहीं करता, लेकिन आप उस 1 महीने की छुट्टी के बदले मुझे एक्स्ट्रा सैलरी पे कर दें। क्योंकि अगर मैं छुट्टी करूं फिर भी मुझे सैलरी मिलनी है ना, तो अगर मैं छुट्टी ना करूं तो फिर क्या होगा। तो आपने क्या किया, अपनी छुट्टियों को इन कैश करवा लिया। आपने बोला अगर आप मुझे, अगर मैं लीव पे जाता हूं मुझे सैलरी मिलेगी वैसे भी, तो अगर मैं लीव पे नहीं जाऊं तो आप मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दें। तो आपने लीव पर ना जाने की क्या कर ली, एक्स्ट्रा सैलरी हासिल कर ली। इसको हमने क्या नाम दिया, या इसको लॉ ने क्या नाम दिया, लीव इनकैशमेंट। क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा? सबसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर? ओवर टाइम, ऑफिस आवर्स क्या होते हैं बेटा, ऑफिस आवर्स क्या होते हैं, 9 to 5, यस और नो? जो टाइमिंग होती है एम्प्लॉयमेंट की 9 से 5 होती है। तो अगर कोई बंदा 5 के बाद काम करता है, 5 से 8 तक बैठा हुआ है इजाफी, तो 3 घंटे वो क्या कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। तो अगर वो ओवर टाइम करता है मतलब वो अपने जो टाइम अवेलेबल है उससे ज्यादा काम करता है, तो उसको ज्यादा काम करने की क्या मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं। बास कंपनी ओवर टाइम के पैसे देती हैं, बास कंपनी बोलती हैं आने का वक्त है, जाने का कोई वक्त नहीं है, बस इसी सैलरी में काम करना है, जाओगे जब हम छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल बास कंपनी क्या करती है, जब 5 बजे के बाद उनको बिठाती हैं तो उनको अलग से ओवर टाइम देती हैं कि भाई आप अपनी टाइम से ज्यादा काम कर रहे हो तो लिहाजा आपको ओवर टाइम मिलेगा। क्लियर? तो ओवर टाइम भी क्या है, सैलरी का पार्ट है। तो अगर आपको 5 से 8 3 घंटे मजीद बैठने पर इजाफी सैलरी मिलती है तो वो ओवर टाइम में काउंट होगी, वो भी सैलरी का पार्ट मानी जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, बोनस। बोनस का मतलब क्या है, बोनस, अभी बोनस क्या होता है? आमतौर पे आपने लफ्ज बोनस कहाँ अप्लाई किया है?
बोनस का लफ्ज वहां अप्लाई होता है जहां बगैर किसी मेहनत के कोई चीज आपको मिल जाए। ठीक है, जहां पर आपको बगैर किसी मेहनत के, आप कोई कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा लाइफ मिल गया, आपने बोला बोनस मिल गया। ठीक है जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अब सैलरी में बोनस क्या है भाई? तो ईद आ रही है भाई, तो ईद पर एक्स्ट्रा सैलरी मिल गई, बोनस। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, कंपनी के प्रॉफिट बड़े अच्छे रहे, कंपनी ने एक्स्ट्रा सैलरी अनाउंस कर दी कि हम तमाम एम्प्लॉयज को जो है वो 12 महीने की सैलरी तो पे करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट हाँ कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इजाफी के मायने में ले लें आप, मतलब बगैर किसी मेहनत के वो चीज मिल रही है। तो ईद बोनस मिल गया एम्प्लॉयज को, या कंपनी के टारगेट अचीव होने पर क्या हुआ, इजाफी सैलरी मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, बोनस जो है वो एक तरह से एक इजाफी सैलरी, एक तरह का गिफ्ट है, इस तरह बोलते हैं, जो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है, पे करती है। तो मतलब ओवर टाइम अलग मिल रहा है, बोनस अलग मिल रहे हैं, काम किया आपने 12 महीने, 2 महीने का आपको और बोनस मिल गया, तो 14 महीने की आपको सैलरी मिली। जो 2 महीने की आपको सैलरी मिली ना, वो लीव पे है ना लीव इन कैशमेंट है, बल्कि वो 2 महीने की इजाफी सैलरी है, वो क्या है, बोनस कहलाएगी। यहाँ तक कोई मसला? कोई जल्दी रिस्पॉन्स करें, बोला ओके। अच्छा, उसके बाद कमीशन। अच्छा, अब जब कमीशन की बात होती है ना, कमीशन की बात, तो कमीशन का जो इनकम होता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में लेके जाते हैं आमतौर पर। लेकिन ये चीज समझने वाली, कमीशन अगर आपको मिल रहा है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो फिर वो कमीशन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, वो कमीशन आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब आप बोलेंगे सर कमीशन कैसे मिलेगा? देखें, ये जितने भी मार्केटिंग में जो जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, मार्केटिंग टीम्स में या मार्केटिंग स्टाफ जो होता है आपका, इनको क्या सैलरीज मिलती है? इनकी बेसिक सैलरीज बड़ी कम होती है बेटा। किसी की बेसिक सैलरी 12,000 है, किसी की सैलरी 8,000 है। अब इनको बोलते हैं जाओ टारगेट अचीव करके आओ। जब तुम टारगेट अचीव करोगे तो हम उस टारगेट का तुम्हें, उस टारगेट का तुम्हें हम क्या करेंगे, एक सर्टेन परसेंटेज पे कर देंगे, 1%, 2%। तो ये क्या है? ये कमीशन है। लेकिन ये कमीशन आपको एम्प्लॉय होने की वजह से मिल रहा है, तो जो कमीशन आपको एम्प्लॉय होने की वजह से मिलेगा वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर कमीशन मिल रहा है एम्प्लॉय होने की वजह से, तो वो सैलरी के हेड में ही जाएगा। तो हम मार्केटिंग स्टाफ को देखते हैं कि हम मार्केटिंग स्टाफ को उनकी सैलरी भी पे करते हैं, और हम मार्केटिंग स्टाफ को उनकी कमीशन भी देते हैं टारगेट पूरे करने पर। तो जो कमीशन मिल रहा है वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए मिल रहा है, लिहाजा वो सैलरी का पार्ट बनेगा, ये आम कमीशन नहीं। क्लियर बेटा सबको बात? अच्छा जी, फी। अब ये फी क्या है? अच्छा, अब वो याद होगा आपने, हमने प्लान इंस्टॉल करवाया था और असलम साहब क्या कर रहे थे, प्लान की इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। तो असलम साहब को जो प्लान की इंस्टॉलेशन सुपरवाइज करने के लिए अलग से फी मिल रही थी, वो फी उनको बतौर एम्प्लॉय मिल रही थी या अदर देन एम्प्लॉय मिल रही थी? वो एम्प्लॉयमेंट में थे ना उसके, कंपनी के। तो अब कोई फी मिले, कोई फी मिले, तो वो फी जो होगी बेटा वो सैलरी का ही पार्ट बनेगी, क्योंकि वो बतौर एम्प्लॉय दी जा रही है। इसको थोड़ा मैं इसको और थोड़ा इसका ब्रॉड एस्पेक्ट आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अब बहुत तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो इदारे होते हैं वो अपने पास इलेक्ट्रिशियन रखते हैं, ठीक है? बड़े बड़े इदारे जो होते हैं वो उनके पैनल्स पे लॉयर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, बताइए जरा। अब फिर आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने जा रहा है, जरा देखिएगा। बल्कि बिल्डअप क्या, रिकॉल करवाने जा रहा हूं, बहुत से लोग भूल जाते हैं। यार, एक कंपनी एक लॉयर को हायर करती है केस डील करने के लिए, वो लॉयर उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। तो अब कंपनी जो फीस पे करेगी उस लॉयर को, अब कंपनी जो फीस पे करेगी उस लॉयर को, तो क्या होगा, वो उस लॉयर की क्या कहलाएगी, सैलरी कहलाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी, क्या कहलाएगी?
बिजनेस, बेहतरीन बात, बिजनेस कहलाई। लेकिन अगर एक लॉयर एक कंपनी के पैनल पर है, कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी का, ठीक है जी, लीगल मामलात को संभालता है, उसका एक ऑफिस बना हुआ है और उसको एक बेसिक सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी, उसको वो कंपनी मंथ के 1 लाख रुपए देती है बतौर लीगल एडवाइजर सैलरी, जिसमें उनके मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होते हैं, कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स वो ड्राफ्ट करके देता है वो लॉयर, वो उनके क्या है, पैनल पर है कि नहीं है। तो अब वो जो लाख रुपए फिक्स मिल रहे हैं, चाहे वो काम करे ना करे, वो उस लॉयर को बतौर क्या मिल रहे हैं, बतौर सैलरी मिल रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय है। अच्छा, इस दरमियान में कंपनी का एक केस आ जाता है, वो केस भी कंपनी उस लॉयर को देती है लड़ने के लिए कि भाई तुम लड़ो और इसके जो एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे वो हम तुम्हें फी के तौर पे दे देंगे। तो क्योंकि वो जो लॉयर है वो कंपनी का ऑलरेडी एम्प्लॉयर है, सॉरी कंपनी का ऑलरेडी एम्प्लॉय है, और वो एम्प्लॉय की हैसियत से एक फिक्स सैलरी रिसीव कर रहा है। अब उस सैलरी से अब जो भी उसको फीस मिलेगी एक्स्ट्रा केसेस डील करने के लिए, वो भी सैलरी का ही पार्ट बनेगी भाई, ठीक है, समझे बात को। हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट लॉयर होता, वो कंपनी का एम्प्लॉय ना होता और उसको जो फीस मिलती वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनती, लेकिन बहैसियत एम्प्लॉय जो वो फीस रिसीव करेगा वो उसकी सैलरी है। बात समझ में आती है। अच्छा, एक कंपनी के पास इलेक्ट्रिशियन है, अच्छा, मैं अगर एक इलेक्ट्रिशियन को बाहर से बुलाता हूँ, एसी इंस्टॉल कर दो यार, फिटिंग कर दो इलेक्ट्रिसिटी की, प्लग चेंज कर दो, ठीक है जी, तो मैं जो उसको पेमेंट करूंगा, वो पेमेंट जो उसकी जेब में जाएगी वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, बिल्कुल। लेकिन आप देखते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बड़े बड़े इदारे होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके पास तो इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो हाजिर होता है, मतलब फौरन मौजूद होता है, ताकि कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व करते हो। तो वो इलेक्ट्रिशियंस को बतौर एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं। अब चाहे कोई काम निकलने के लिए वो बैठा हुआ है वहां पर, अवेलेबल है वो बंदा, ऐसा होता है कि नहीं होता। जनरेटर की मेंटेनेंस देख लेता है, जब तक जनरेटर ऑन करना हो ये देख लेता है, बाकी कोई छोटे मोटे मसले मसाइल हो तो उनको देख लिया, कोई पंखा काम नहीं कर रहा तो जब देख लिया फौरी तौर पे क्यों काम नहीं कर रहा, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व कर लिया। तो कंपनीज जो है अपने पास इलेक्ट्रिशियन रखती है कि नहीं रखती, रखती। तो अब जो इलेक्ट्रिशियन बतौर एम्प्लॉय काम करेगा उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो कौन से हेड में कवर होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब एक बंदा कंपनी का एम्प्लॉय है बतौर इलेक्ट्रिशियन, अब वो कंपनी जो है वो अपने एक नए प्रीमिसेस के अंदर बड़े पैमाने पे एसी इंस्टॉल करना चाहती है, तो वो अपने इलेक्ट्रिशियन को बोलती है कि तुम क्या करो, ये एसी इंस्टॉल कर दो, हम मार्केट में किसी और को पैसे दें, हम तुम्हें इसके पैसे दे देंगे इंस्टॉल करने के। तो अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फीस मिलेगी, वो फीस उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है या सैलरी है, सैलरी है, क्योंकि वो ये फीस वसूल कर रहा है बतौर एम्प्लॉय, किस रिलेशनशिप में रहते हुए, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए। तो जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन बातों को समझें कि हम कोई भी चीज जो है वो किस कैपेसिटी में रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम कैपेसिटी जो रिसीव करने की हमारी है बतौर एम्प्लॉय है, और हम एम्प्लॉय की हैसियत से किसी भी किस्म के बेनिफिट को, अमाउंट को, उसका हम कुछ भी नाम रखें, वो हम एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए रिसीव करेंगे, तो वो बेटा सैलरी के हेड में जाएगा, अब उसका नाम कुछ भी। यहां तक बात क्लियर है बेटा या नहीं? ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। उसके बाद ग्रेचुटी, अगला पॉइंट क्या है, ग्रेचुटी है। यस, व्हाट इज ग्रेचुटी? ग्रेचुटी बेटा एक लॉयल्टी बेस्ड पेमेंट होती है जो एम्प्लॉय को मिलती है रिटायरमेंट के वक्त कंपनी की तरफ से, और ग्रेचुटी के लिए लॉयल्टी होना जरूरी है। लॉयल्टी क्या होती है कि आप एक लंबे अरसे तक किसी के पास क्या करें, जॉब करें, तो जितना लंबा अरसा आप जॉब करेंगे उतने आप ज्यादा लॉयल होंगे ना, आपने उस जॉब से कहीं और स्विच नहीं किया। तो ग्रेचुटी के अमाउंट के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम 5 साल जॉब करना जरूरी है कहीं भी। तो एटलीस्ट अगर कहीं पर आप 5 साल टिक के काम करेंगे, 5 साल या उससे अबव, तो फिर आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेचुटी भी एक तरह का बेनिफिट है,
या एक तरह के पेमेंट है जो एम्प्लॉयर देता है किसको, एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट के वक्त, कि वो लॉयल रहा, बिल्कुल वो लॉयल रहा उस बिजनेस से, तो जाते वक्त क्या मिलेगा उसको, ग्रेच्युटी का रकम मिलेगा, वो रकम भी उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशन, और किसी डेंजरस वर्किंग कंडीशन में काम करने की वजह से अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। ठीक है जी, तो क्या लोग माइंस में काम नहीं करते, माइंस में, क्या लोग माइंस में काम नहीं करते, करते हैं ना माइंस में काम। तो माइंस में काम करने की वजह से क्या होता है, उनकी जिंदगी को खतरा होता है कि नहीं होता हर वक्त। कितना खबरें हम सुनते हैं कि भाई अचानक से वो माइन में कोई पत्थर निकल आया और वो लोग दब गए अंदर। तो बहुत से लोग जो हैं वो डेंजरस वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं बेटा। तो डेंजरस वर्किंग कंडीशन में काम करने की वजह से उनको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी सैलरी है। वो डेंजरस या अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उनको मोटिवेट रखने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे होता है, वो उनकी सैलरी का पार्ट बनेगा। अच्छा जी, और क्या हो सकता है डेंजरस वर्किंग कंडीशन या अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशन, डेंजरस या अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशन और क्या हो सकती है, किसी आर्मी ऑफिसर की सियाचिन में पोस्टिंग कर दी जाए, किसी आर्मी ऑफिसर की सियाचिन में पोस्टिंग कर दी जाए। जरा सोचिए सियाचिन, वहां पर क्या टेम्परेचर क्या होता है। खैर, तो आर्मी ऑफिसर्स का जो मामला है वो इस जो हमारा टैक्स लॉ है इसमें खास तौर पर फॉलो नहीं करता, उनकी सैलरीज के मामला डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके अलावा माइनस, बिल्कुल माइनस भाई, -50 भी होता है वहां पर, -50 ये भी होता है। और ऐसे हालात में भी वो वहां पे रहते होते हैं मौजूद, इग्लूज बनाते हैं, इग्लू इग्लू बना के रहते हैं वहां पे। ओके जी, तो अब ये आपके सामने सारी बातें, ठीक है ना। और इसके अलावा डेंजरस वर्किंग कंडीशंस क्या है हमारे पास। एक बंदा जो है वो केमिकल्स में काम करता है, एक बंदा जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, और केमिकल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उसके, आप देखते हैं अक्सर और बेशतर जो लोग होते हैं जो केमिकल्स में काम कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। वो मेन वजह क्या होती है, वो केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसकी वजह से वो बीमारी उनको लग जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो केमिकल्स जिससे उनके फेफड़े खराब हो गए हैं, मतलब उनको पता है कि उनकी जिंदगी खराब हो रही है इसमें, तो मतलब अनप्लेजेंट या डेंजरस वर्किंग कंडीशन में काम करने की वजह से एक्स्ट्रा काम मिलेगा। अब आप एक आइसक्रीम कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका काम जो है वो आइसक्रीम कंपनी के जो है वो कोल्ड स्टोरेज में है। तो कोल्ड स्टोरेज समझ लें क्या है, कि अंदर जो है वो टेम्परेचर नेगेटिव है और बाहर निकलेंगे कराची तो टेम्परेचर जो है पॉजिटिव है। तो एकदम आप सर्दी से गर्मी और गर्मी सर्दी में ट्रांसफर होते रहेंगे। सोचिए क्या होगा आपके साथ। एक कोल्ड स्टोरेज में काम करें आप, तो मतलब डिफरेंट किस्म की अनप्लेजेंट या डेंजरस वर्किंग कंडीशन हो सकती हैं, जिनकी बिना पर आपको कोई उस वर्किंग कंडीशन में काम करने की बिना पर कोई आपको एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मिल जाए, तो ये अमाउंट भी आपकी सैलरी ऑब्वियसली उस वर्किंग कंडीशन में काम करने के लिए मिल रहा है। तो ये मतलब ये सब कुछ जो है वो आपकी एक तरह से बेसिक सैलरी कहलाएगी, बेसिक सैलरी। ये सब कुछ कवर हुआ आपकी बेसिक सैलरी के। ठीक है जी, पे, वेजेस, other remuneration, leave pay, leave encashment, overtime, bonus, commission, fee, gratuity, work condition supplements such as for unpleasant or dangerous working conditions. यहां तक कोई मसला हो तो बोलिए बेटा, बताइए। यहां तक कोई परेशानी हो तो बोलिए। नहीं होगी, गुड, जबरदस्त, चलिए। तो ये मैं आता हूं दोबारा जरा, ये मैंने आपके सामने समरी जो रखी हुई थी इसका मैंने एक हिस्सा कंप्लीट कर दिया। अब ये मैंने आपके सामने एक स्केच की शक्ल में भी रख दिया ना, कि हमने सैलरी को डिफाइन किया, फिर हमने फ्लो चार्ट बना दिया, और हम इसमें इंक्लूडिंग में पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट कवर कर चुके जनाब, क्या क्या कवर कर चुके बेटा,
पे मतलब आसान लफ्जों में बेसिक सैलरी, ये पे हो गया, वेजेस हो गया, अदर रेम्यूनरेशन हो गया, लीव पे हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ये सब कुछ हमारा जो है वो पे वाले सेक्शन में आ गया। ये सब मिलकर जो एक ब्रॉड हेड बन जाएगा, और ब्रॉड हेड जो है वो पे के नाम से। कोई मसला? बताइए बेटा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अगला हिस्सा क्या है? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स यहाँ लिखा हुआ आपके सामने, अगर आपको यहाँ क्लियर ना हो तो आप यहाँ देखें परक्विजिट्स। परक्विजिट का मतलब क्या है? बेनिफिट्स, एम्प्लॉय होने के बेनिफिट्स। क्या भाई गाड़ी मिल रही है, तो एम्प्लॉय होने की बिना पर आपको गाड़ी दो तरीकों से मिल सकती है। एक यूजेज के लिए कि भाई जब तक आप एम्प्लॉय हैं आप इस गाड़ी को इस्तेमाल करें, गाड़ी को अपना ही समझें। लेकिन जिस दिन आप जॉब छोड़ के जाओगे तो गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी का मालिक तो कंपनी है। तो ये भी बेनिफिट है ना, गाड़ी कंपनी की गाड़ी आपको मिल रही है इस्तेमाल करने के लिए, वो कंपनी मेंटेन कार है, उसका पेट्रोल से लेकर रिपेयर एंड मेंटेनेंस तक हर चीज कंपनी खुद बर्दाश्त करेगी। और वो कंपनी की खरीदी हुई गाड़ी है, कंपनी की लीज पे ली हुई गाड़ी आपको इस्तेमाल के लिए मिल रही है, तो क्या ये बेनिफिट नहीं है? बस जिस दिन आपने जॉब छोड़ी वो गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि मलकियत तो कंपनी की है ना, वो गाड़ी आपकी नहीं। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कंपनी आपको गाड़ी का मालिक बना दे, तो फिर आप गाड़ी के मालिक बन गए। तो यूजेज करना भी बेनिफिट है, गाड़ी का मालिक बन जाना भी बेनिफिट है। अकोमोडेशन, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी आपको रहने के लिए अकोमोडेशन दे। कंपनी की एक एम्प्लॉय कॉलोनी बनी हुई है, उस कॉलोनी में उसने आपको रहने के लिए घर दे दिया। जब तक एम्प्लॉय हैं आप उस कॉलोनी में रहें, जिस दिन जॉब छोड़ेंगे अल्लाह हाफिज जाइए भाई। लेकिन आप कोई बहुत आला दर्जे के एम्प्लॉय हैं, तो कंपनी ने आपको मकान ही खरीद के दे दिया, बहुत बड़ी बात है भाई, तो फिर तो आप मकान के मालिक ही बन गए। तो ये भी बेनिफिट है, ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, कैपिटल नेचर का बेनिफिट है। यूजेज जो है वो रेवेन्यू नेचर का बेनिफिट है, मालिक बन जाना जो है वो कैपिटल नेचर का बेनिफिट है। तो चाहे चाहे बेनिफिट आपको रेवेन्यू नेचर का मिले, चाहे बेनिफिट आपको कैपिटल नेचर का मिले, बनना सैलरी का पार्ट है। तो लिखा हुआ क्या है? परक्विजिट्स का मतलब क्या है? बेनिफिट। आप आम लफ्जों में इसको बोलते हैं पर्क्स। पर्क्स क्या मिल रहे हैं भाई, क्या क्या फायदे मिल रहे हैं यार तुम्हें? एम्प्लॉय होने के फायदे तो बताओ जरा। तो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। खर्चा किसने किया? एम्प्लॉय ने। बट पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, और उसकी पेमेंट या खर्चे को रीइंबर्स क्या कर दिया? वापस कर दिया। किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने। अदर देन फॉर ऑफिस पर्पस। बस शर्त है कि खर्चा ऑफिस के लिए ना हो। मतलब अगर एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कुछ खर्चा किया है ऑफिस के काम के लिए, और बाद में उसको उसकी रीइंबर्समेंट मिल जाती है, तो वो सैलरी नहीं हो, बेनिफिट नहीं हो, तो ऑफिस का काम था, ऑफिस का एक्सपेंस है। लेकिन एम्प्लॉय अगर अपनी जात पे खर्चा करता है, एम्प्लॉय बीमार होता है, वो किसी डॉक्टर को चेकअप करवाता है, वो मेडिसिन परचेज करता है, वो उसका खुदा ना खास्ता कोई ऑपरेशन होता है, तो ये सारे खर्चे हुए हैं, ये सारे खर्चे पे किसने कर दिए? एम्प्लॉयर ने। तो उसके जाती खर्चे, एम्प्लॉय के जाती खर्चे एम्प्लॉय ने इनकर किए, लेकिन उनकी पेमेंट या तो एम्प्लॉयर डायरेक्ट कर रहा है, या फिर पहले एम्प्लॉय पे करके एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट ले रहा है। ये परक्विजिट से ये बेनिफिट है। कंपनी मेंटेन कार मिल गई, परक्विजिट है। कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिल गई, परक्विजिट है, बेनिफिट है। तो एम्प्लॉय होने की बना पर जो भी बेनिफिट्स होंगे, उन बेनिफिट्स को सैलरी का पार्ट बनाना है। कैसे बनाना है इस पे बात करेंगे कि भाई अगर गाड़ी यूजेज के लिए मिलती है तो फिर गाड़ी की वैल्यू क्या लेंगे, एक साल की यूजेज वैल्यू क्या होगी, एक साल का बेनिफिट क्या होगा जिसको हम सैलरी का पार्ट बनाए, वो तो हम देखते रहेंगे। लेकिन अभी दिमाग बना ले कि हाँ ये चीजें सैलरी में शामिल होंगी। अब इन चीजों को अलग अलग करके एक एक करके डिस्कस करना है। परक्विजिट्स इन डिटेल आगे डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या? अलाउंस है। अब अलाउंसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। ठीक है जी, आपके जो अखराजात हैं लिविंग, यानी खाने पीने के मामला हैं, उनको पूरा करने के लिए कंपनी आपको अलग से अलाउंस देती है। सब्सिस्टेंस सपोर्ट पेमेंट देती है। रेंट, आपको रेंट अलाउंस देती है, यानी कि अगर आपको कंपनी खुद से अकोमोडेशन नहीं दे पा रही तो कंपनी बोलती है भाई
20,000 रुपये पर मंथ हमसे रेंट अलाउंस ले लो, भले आप अपने जाती घर में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपनी के से अलाउंस मिल रहा है। यूटिलिटी अलाउंस कंपनी आपको हर महीने 2,000 रुपये बिजली के बिल के लिए पे करती है। कंपनी हर महीना आपको 5,000 बच्चों की एजुकेशन के लिए देती है। कंपनी आपको वीकेंड्स पे छुट्टियां गुजारने के लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस देती है। कंपनी आपको एक शहर से दूसरे शहर अपनी पर्सनल पिकनिक पे जाने के लिए या अपने वेकेशंस पे जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। तो मतलब ये सारी मतलब उसमें जो कंपनी ने आपको फिक्स अमाउंट पे कर दिया है, वो अमाउंट जो है वो आपके लिए अलाउंस कहलाएगा, और वो तमाम अलाउंसेस जो है वो सैलरी का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट आके कंफ्यूज होता है, बोलता है सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बेनिफिट तो हमें अलाउंस में भी दिख रहा है और बेनिफिट तो हमें परक्विजिट में भी दिख रहा है, तो फिर परक्विजिट और अलाउंस में फर्क क्या हुआ? तो बहुत आसान है। अलाउंस जो होती है एक फिक्स पेमेंट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पर अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हुए, कंपनी ने आपका मेडिकल अलाउंस फिक्स कर दिया है। तो अगर आपको हर महीने मेडिकल अलाउंस के तौर पे 10,000 रुपये मिल जाते हैं, तो 10,000 रुपये लेने के लिए आपको ये शो नहीं करना पड़ेगा मैं बीमार हूँ, बस अलाउंस इज फिक्स अमाउंट। अब आप बीमार हो ना हो, आपका खर्चा हो ना हो, आपको अलाउंस मिलना है। इस तरह रेंट अलाउंस, रेंट अलाउंस रेंट अलाउंस का मतलब क्या है? आप अपने घर में रहते हो, कंपनी आपको रेंट पे अलाउंस, रेंट का अलाउंस दे रही है, अलाउंस की फिक्स रकम आपको मिल जाएगी, आप चाहे उस अलाउंस को यूज करें कि ना करें, बस अलाउंस की रकम आपकी जेब में आ गई, दैट्स ऑल। बिजली का बिल यूटिलिटी अलाउंस है, आपका तो घर ही कुंडे पे चल रहा है, आपको आपके पास तो बिल आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कंपनी आपको अलाउंस दे रही है। तो कंपनी जहां पे आपको अलाउंस दे रही है, वहां पर जहां पर कंपनी आपको अलाउंस दे रही है वहां पर वो अलाउंस फिक्स है, उससे भले आप बिजली का बिल पे करें कि ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलाउंस इज फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। परक्विजिट इज बेनिफिट, परक्विजिट बेनिफिट है या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। परक्विजिट में या तो आपको बेनिफिट मिलता है डायरेक्ट कंपनी की तरफ से, कंपनी डायरेक्ट आपके बिहाफ पे किसी खर्चे की पेमेंट कर देती है, इसका मतलब वो खर्चा हुआ है। आप बीमार हुए हैं तो मेडिकल एक्सपेंडिचर कंपनी ने बेयर किया है, आप बीमार हुए थे, मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने अपनी जेब से खर्च किया था, बाद में कंपनी से रीइंबर्समेंट ले ली। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपनी जेब से पे कर दिया, बाद में कंपनी से रीइंबर्समेंट ले ली, ये परक्विजिट है। या कंपनी ने डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? अलाउंस इज फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। परक्विजिट और बेनिफिट इज व्हाट? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इट मींस परक्विजिट में और बेनिफिट में एक्सपेंडिचर का एग्जिस्ट करना जरूरी है, अलाउंस वाले केस में एक्सपेंडिचर का एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, अलाउंस आपको फिक्स अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा। हाँ बेटा बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलिए बोलिए प्लीज, आप सबके रिस्पॉन्स का मुंतजर हो। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक आप लोगों को? बेटा प्लीज जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा आप लोगों का। जी जनाब, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। बेटा रिस्पॉन्स कीजिए, यहाँ तक बताइए सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? अलाउंस और परक्विजिट का डिफरेंस क्लियर है सबको? तो आवाज सब तक पहुंच रही थी, बात सब तक पहुंच रही थी बेटा? ओके। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। तो प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? तफसील आगे आपके सामने आती है, वो रख देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख दें कि इसमें एक तो आ जाता है आपके पास क्या? पीएफ, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और
कंपनसेशन। ये बातें तफसील से हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पेंशन बड़ी आसान सी स्कीम है, पेंशन कोई मुश्किल बात नहीं है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट मिलता है उसको हम पेंशन बोलते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से। अच्छा जी, और एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है वो क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो जिस कंपनी में जॉब करता है उस कंपनी के वो शेयर्स खरीदने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, और उसको ये ऑफर बतौर जनरल पब्लिक नहीं मिली बेटा, वो ये ऑफर उसको बतौर एम्प्लॉय मिली है। एम्प्लॉय होने की वजह से जो शेयर्स एम्प्लॉय को ऑफर किए जाए अपनी ही कंपनी के जिसमें वो जॉब करता है, तो फिर बाज दफा वो शेयर्स या तो एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं या कुछ पैसे दे के मिलते हैं, लेकिन वो पैसे जो होते हैं मार्केट वैल्यू से कम होते हैं। इस केस में एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा होता है, वो बेनिफिट जो है वो उसकी सैलरी का पार्ट माना जाता है। इसको हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक है ESS के नाम से, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के नाम से, इसको हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहे होंगे। ये अभी नहीं आना हमारे पास यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये आपके सामने ब्रॉड हेडिंग्स लगा दी, सारी बातें कवर कर ली। अब इसको जरा आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, परक्विजिट्स इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय बट पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन फॉर ऑफिस पर्पस। बुनियादी चीज क्या है कि खर्चा किया किसने, एम्प्लॉय ने, उसकी पेमेंट या तो डायरेक्टली किसने कर दी, एम्प्लॉयर ने, या अगर पेमेंट एम्प्लॉय ने खुद की है तो बाद में रीइंबर्स किसने कर दी, एम्प्लॉयर ने। और ऐसा वो कर रहा है अदर देन फॉर ऑफिस पर्पस, यानी इसमें वो खर्चे शामिल नहीं है जो ऑफिस के लिए इनकर हुए थे, ये वो खर्चे हैं जो एम्प्लॉय की जात पे खर्च हुए थे। अलाउंसेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल अलाउंस एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिस पर्पस। तो इसमें वो अलाउंस शामिल नहीं होगा, वो अलाउंस सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा जो प्योरली ऑफिस पर्पस के लिए मिल रहा है। जैसे एग्जांपल दी हुई है, वॉशिंग अलाउंस एंड किट अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वेयर अ स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिस ड्यूटीज। तो आप इतने गार्ड्स होते हैं, वेटर्स होते हैं, अगर इनको साफ सुथरा लिबास पहनने के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है कि भाई तुम्हारा लिबास गंदा क्यों है, तो भाई उसने बोला भाई पैसे नहीं है मेरे पास धुलवाने के लिए, तो कंपनी एक अलाउंस फिक्स कर रही है। अब कंपनी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस और किट अलाउंस क्यों दे रही है, इसलिए दे रही है कि एम्प्लॉय के पास ये कोई बहाना ना हो कि भाई मेरा लिबास साफ क्यों नहीं है। कंपनी तो आपको अलग से पैसे दे रही है, तो इट मीन्स यहाँ कंपनी का जो अलाउंस देना है वो एम्प्लॉय की जात से हटकर अपने मकसद के लिए ज्यादा है कि उसके उनके वर्क इन्वायरमेंट में सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो नीट एंड क्लीन दिखाई दें। तो जो वॉशिंग अलाउंस, टिकट अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉयज को, वो क्योंकि ऑफिस पर्पस के लिए, लिहाजा उसको हम सैलरी का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो ये वक्त के साथ साथ आपको पता लग जाएगा कौन से अलाउंसेस सैलरी में शामिल होंगे और कौन से अलाउंसेस सैलरी में शामिल नहीं होंगे। यानी कि इस चैप्टर का हमारा जो मकसद है वो मकसद क्या है, वो बुनियादी मकसद ये है कि हम ये जान जाएं, हम ये समझ जाएं कि कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं, ये कौन कौन सी चीजें सैलरी में होंगी। समझ लें 90% आइटम जो हैं वो सैलरी में ऐड ही होंगे, 10% के करीब आइटम जो होंगे वो सैलरी में ऐड नहीं होंगे। तो हमेशा एक्सेप्शन याद रखनी है आपने। एक्सेप्शन मतलब क्या ऐड नहीं होगा, जो ऐड नहीं होगा अगर आपने वो याद रख लिया तो इसका मतलब इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या होगा, ऐड ही होगा, सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा। क्या ख्याल है? तो याद रखना है क्या ऐड नहीं होगा। अच्छा, और कुछ चीजों में कैसे ऐड होगा, अमाउंट क्या होगा, तो फिर वहां पर आपको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, भाई क्या अमाउंट ऐड करें, क्योंकि बात जगहों पे बेनिफिट्स होते हैं और बेनिफिट जब इन काइंड होंगे तो उनकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। गाड़ी यूजेज के लिए मिली है तो क्या वैल्यूएशन होगी, अकोमोडेशन रहने के लिए मिली है तो क्या वैल्यूएशन होगी, तो फिर वो वैल्यूएशन सीखनी पड़ेगी उन सब चीजों की कि भाई कितने अमाउंट को हम सैलरी का पार्ट बनाए, अमाउंट क्या होना चाहिए। तो उसके बाद जनाब ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की हेडिंग लगी हुई है, तफसील इसकी आगे आ रही है। पेंशन और एन्युटी की हेडिंग लगी हुई है, तफसील आगे आ रही है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की हेडिंग लगी हुई है, तफसील आगे आ रही है। ये तमाम चीजें तफसील से आगे क्या हो रही हैं बेटा, डिस्कस हो रही है। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक, कोई परेशानी? तो मैं डायरेक्टरशिप फी को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ूंगा, 2.1 पे आता हूँ। क्या लिखा हुआ है, परक्विजिट्स। तो यहाँ से हमारी बात शुरू हो गई किसके ऊपर, परक्विजिट्स के ऊपर।
तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस मैं बता चुका हूँ अलाउंस का और परक्विजिट का, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो डिफरेंस यहाँ भी लिखा हुआ है। अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट, अलाउंस फिक्स अमाउंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अलाउंस में एक्चुअल खर्चा मैटर नहीं करता, एक्चुअल खर्चा हो ना हो। अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है अलाउंस लेने के लिए। आपका मेडिकल अलाउंस फिक्स है, आपको हर महीने मिलेगा, आपको बीमारी का बहाना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट चाहिए किससे, अपने एम्प्लॉयर से, तो फिर उसके लिए आपको बताना पड़ेगा भाई आप बीमार हुए थे, आपका हॉस्पिटल से खर्चा हुआ है, तो फिर वो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ जाएगा बेटा, वो परक्विजिट में फॉल करेगा। तो आपको अलाउंसेस और परक्विजिट का फर्क क्लियरली मालूम होना चाहिए। तो अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वेयरएज परक्विजिट इज एनी आइटम, या तो परक्विजिट कोई आइटम है इन काइंड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज व्हाट इन काइंड, और या फिर परक्विजिट क्या है, और कैश रीइंबर्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, या फिर परक्विजिट जो है वो कैश है जो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया है किसको, एम्प्लॉय को, जो उसने खर्चे किए हैं किस पर, अपनी जात पर, अदर देन फॉर ऑफिस पर्पस, ऑफिस के अलावा। रीइंबर्समेंट में बी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट, जिसमें एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट की हद डिफाइन करता है। मतलब अगर एक एम्प्लॉय का ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन पे उसके 2 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, तो एम्प्लॉयर बोल सकता है कि भाई हम आपके खर्चे का 50% रीइंबर्स कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो इस केस में 50% रीइंबर्स हुआ और 50% जो है वो आपकी सैलरी का क्या बना, पार्ट बना। तो मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयर जो है वो आपके 100% खर्चे रीइंबर्स करे, वो आपके खर्चों को पार्ट भी रीइंबर्स कर सकता है। जितनी भी वो रीइंबर्समेंट देगा वो आपकी सैलरी का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अब परक्विजिट्स की एग्जांपल्स क्या है, कितनी किस्म के परक्विजिट हो सकते हैं? मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड, मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर प्राइवेट यूज बाय एन एम्प्लॉय। गाड़ी मिली है कंपनी की तरफ से आपको, या तो 100% प्राइवेट यूज के लिए, या पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली फॉर ऑफिस यूज। क्या मतलब भाई, एक गाड़ी है जो आपको यूज के लिए दे दी गई है, मालिक नहीं बनाया, यूजेज के लिए दी गई है। बोला भाई जब तक तुम एम्प्लॉय इस गाड़ी को घर में रखो, एक घर वाले तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। वो गाड़ी जो आपको कंपनी की तरफ से मिल गई है, जो आपके घर में रहती है, आपके घर में इस्तेमाल होती है, घर के कामों में इस्तेमाल होती है, वो क्या है, वो 100% प्राइवेट यूज में चली गई है। ये बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको कंपनी की तरफ से घर वालों के यूज के लिए गाड़ी दे दी गई है। अच्छा जी, एक गाड़ी वो है जिस पर आप ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, और फिर घर के काम भी उस गाड़ी में निपटाते हैं। तो वो गाड़ी ऑफिस के कामों के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है और वो गाड़ी पर्सनल कामों में इस्तेमाल हो जाती है। ऐसा है कि नहीं, जवाब दें। तो ये क्या हुई, पार्टली फॉर प्राइवेट यूज हो गई, यानी पार्टली इस्तेमाल हो रही है प्राइवेट यूज के लिए और पार्टली इस्तेमाल हो रही है फॉर ऑफिस यूज। अच्छा, अब एक एग्जांपल सुनिएगा। तो बेनिफिट में वो गाड़ी शामिल नहीं होगी जो आपको 100% मिल रही है ऑफिस यूज के लिए। ये जो न्यूज टीम्स के पास कैमराज होते हैं, या जो वो गाड़ी होती है जिसके जरिए वो लाइव ट्रांसमिशन कहीं भी शुरू कर देते हैं, रिपोर्टिंग के लिए जो गाड़ी लेके जाते हैं, एक वैन नुमा गाड़ी होती है, हाईएस्ट नुमा गाड़ी होती है, और उसी में वो उनका सारा इक्विपमेंट लगा होता है। वो गाड़ी वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टली फॉर प्राइवेट पार्टली फॉर ऑफिस, या 100% फॉर ऑफिस पर्पस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये न्यूज चैनल के रिपोर्टर के पास जो गाड़ियां होती हैं, जवाब दें। वो जो न्यूज चैनल के रिपोर्टर के पास जो गाड़ी है वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, 100% ऑफिस यूज। तो उस गाड़ी के यूजेज का कोई बेनिफिट अराइज नहीं होगा, और कोई बेनिफिट सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो गाड़ी 100% फॉर ऑफिस यूज है। ठीक है ना। इस तरह एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बंदा ड्राइवर है, और यूनिवर्सिटी के जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स यानी बसेस जो है उनको ड्राइव करता है। उसका काम क्या है, यूनिवर्सिटी की बस सुबह निकालता है, लोगों को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता है, यूनिवर्सिटी से वापस शाम को घर पे ड्रॉप करता है, और उस पॉइंट को जहाँ पर जो उसका स्टॉप है वहाँ खड़ी कर देता है। दैट्स ऑल। जरा बताइए, ये यूनिवर्सिटी की बस जो है वो इस्तेमाल हो रही है फॉर व्हाट, ऑफिस यूज इस्तेमाल हो रही है 100%, बिजनेस यूज में 100%, या एम्प्लॉय के किसी जाती इस्तेमाल में भी? जवाब दीजिए।
ये 100% ऑफिस यूज में है, ये एम्प्लॉय के पर्सनल यूज में नहीं है। तो जरा देखिएगा जनाब, अच्छी तरह समझिएगा, एक व्हीकल जो किसी एम्प्लॉय के पास होगा, इसका मतलब ये नहीं कि व्हीकल जो है वो लाजमी उसके पर्सनल यूज में, ठीक है ना। पुलिस वालों के पास जो मोबाइल गाड़ियां हैं, मोबाइल जिसको हम बोलते हैं, वो किस इस्तेमाल में, उनके पर्सनल यूज में पुलिस वालों के, या वो पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती है गाड़ियां। पेट्रोलिंग मतलब गश्त करने के लिए, गश्त करने के लिए। जवाब दीजिए। पेट्रोलिंग तो मतलब वो उनका ऑफिस यूज है ना, पूरा का पूरा, है कि नहीं, ऑफिस यूज। तो इस तरह की जो गाड़ियां हैं, इनका कोई बेनिफिट जो है किसी एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। गाड़ी का बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए भाई? गाड़ी का बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? गाड़ी का कम से कम पार्टली प्राइवेट यूज या 100% प्राइवेट यूज होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जनाब। वो भी ऑफिशियली, अनऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली पार्टली, ऑफिशियली प्राइवेट यूज या ऑफिशियली पार्टली प्राइवेट यूज, अनऑफिशियली नहीं। अब आप कहीं देखें भाई कि एक मोबाइल के अंदर पुलिस वालों के बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है, तो वो अनऑफिशियली वो सारे काम कर रहे हैं, ऑफिशियली वो काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूँ। ऑफिशियली अगर एक गाड़ी प्राइवेट यूज के लिए मिली है, पार्टली या फुली, तब वो बेनिफिट या परक्विजिट की डेफिनेशन में फॉल करेगी। उसके बाद घर में जो नौकर चाकर हैं, हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर, अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट, इनकी सैलरीज हैं। ये सर्विस, ये जो घर पे जो मुलाजमीन है, हाउसकीपर है, ड्राइवर है, गार्डनर है, इनकी सैलरी किस पे ड्यू है? जो इनको जो जिनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी सैलरीज भी कौन पे करते हैं? एम्प्लॉयर पे करते हैं। तो फिर ये बेनिफिट हो गया ना किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। ये एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो अब क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। तो फिर हाउसकीपर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, गार्डनर की सैलरी, डोमेस्टिक असिस्टेंट की सैलरी, ये सब सैलरीज जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी का क्या बन जाएंगी? पार्ट बन जाएंगी। तो अगर आपके एम्प्लॉयज की सैलरी भी आपका एम्प्लॉयर पे करते हैं, घर में जो झाड़ू पोछा करने के लिए जो काम काज के लोग आते हैं, उनकी सैलरी की रीइंबर्समेंट भी कहाँ से मिल जाए आपको? अपने ऑफिस की तरफ से। तो फिर वो सैलरी, वो बेनिफिट है, वो भी आपकी सैलरी का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। उसके बाद यूटिलिटीज, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर का बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, तमाम बिल्स जो है वो आपकी कंपनी पे कर दे। तो ये आपके एक्सपेंडिचर की पेमेंट है, डायरेक्टली किसने पे कर दी? कंपनी ने। तो ये सारे अमाउंट जो होंगे आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। या फिर पेमेंट तो आपने खुद की बाद में कंपनी से क्या ले ली? रीइंबर्समेंट। तो रीइंबर्समेंट सैलरी का पार्ट बनेगी। उसके बाद डी पॉइंट, any obligation of an employee to the employer is waived by the employer। एक ऑब्लिगेशन थी, लायबिलिटी थी किस पर? एम्प्लॉय पर, लेकिन वो लायबिलिटी एम्प्लॉय ने माफ कर दी, एम्प्लॉयर ने माफ कर दी। आपने कंपनी से लोन लिया था, वो लोन आप पर वापस करना ड्यू था, लेकिन अगर वो लोन कंपनी ने आपको माफ कर दिया, तो वो जो बेनिफिट आपको मिला माफ करने की वजह से, वो बेनिफिट आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। मतलब आपने कंपनी से 5 लाख रुपए लोन लिया था, क्योंकि आप कंपनी के एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय थे, तो आपने उस लोन को माफ करने की रिक्वेस्ट दी। वो रिक्वेस्ट क्या हो गई? अप्रूव हो गई। 5 लाख रुपए का लोन आपको माफ कर दिया गया। तो इट मींस दैट अब 5 लाख रुपए आपकी सैलरी से कटेंगे नहीं, वो आपको आपकी सैलरी से अबव मिलेंगे। मतलब अबव सैलरी तो आपको पूरी मिली, और आपको 5 लाख का अलग से क्या मिला? बेनिफिट मिला। तो वो बेनिफिट आपकी सैलरी का क्या बन जाएगा बेटा? पार्ट बन जाएगा। उसके बाद एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू अनदर पर्सन इज पेड बाय एम्प्लॉय। किसी थर्ड पार्टी को आपने पैसे देने हैं और आपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट की कि वो पे कर दे। आपने एक बैंक से लोन लिया था 5 लाख रुपए का, वो बैंक को लोन आपने वापस करना था, वो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय पे थी, लेकिन एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट की कि वो उसका लोन रीपे कर दे। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लोन रीपे कर दिया, और फिर अब ये पैसे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को भी नहीं देने। यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट जो थी वो भी क्या बन गई बेटा? सैलरी का पार्ट बन गई। Receipt has been defined actually received by employee applied on behalf of the employee। तो लोन लिया था एम्प्लॉय ने, पे कर दिया किसने? एम्प्लॉयर ने। तो ये एम्प्लॉय की सैलरी का क्या बन गया? पार्ट बन गया, क्योंकि पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय क्या हो गई? अप्लाई हो गई।
क्लियर है बेटा बात सारी आपको? उसके बाद हाउसिंग और अकोमोडेशन, आपको रहने के लिए कंपनी की तरफ से क्या मिलता है, घर मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। उसके बाद जी पॉइंट क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। अच्छा देखें, बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनेगा, कैसे बनेगा ये अब तक डिस्कस नहीं कर किया, वो ऑब्वियसली आगे आना है, एक एक पॉइंट आगे डिस्कस होना है। तो अभी क्या क्या परक्विजिट है ये डिस्कस हो रहा है, कौन कौन सा परक्विजिट सैलरी में आके कैसे ऐड होगा ये अभी डिस्कशन नहीं हुआ, तो ख्याल रखिएगा इन बातों का। अच्छा जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड टू एनी सर्विस प्रोवाइडेड बट टू एन एम्प्लॉय एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय इन दिस रिस्पेक्ट। क्या मतलब भाई, कि अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई चीज मिल जाती है इनका, जैसे वो कंप्यूटर जो जिसमें आपकी नीयत फंसी हुई थी और आप चाहते थे वो कंप्यूटर आप घर ले जाएं, तो वो कंप्यूटर अगर आप घर ले जाते हैं, तो वो कंप्यूटर अगर कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो उस कंप्यूटर की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी बतौर बेनिफिट आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। लेकिन फर्ज करें उस कंप्यूटर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपए, तो और कंपनी आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रही उस कंप्यूटर के, ना आपकी सैलरी से कोई अमाउंट डिडक्ट कर रही है, तो ये 15,000 रुपए आपकी सैलरी का अलग से पार्ट माने जाएंगे। लेकिन फर्ज करें कंप्यूटर की फेयर मार्केट वैल्यू तो कितनी है, 15,000 रुपए, लेकिन कंपनी वो कंप्यूटर आपको 5,000 रुपए का दे रही है, तो इस केस में 15,000 की चीज आपको कितने की मिल गई, 5,000 की। आपको बेनिफिट कितने का हुआ, आपको बेनिफिट कितने का हुआ, 10,000 का। तो इस केस में 10,000 रुपए आपकी सैलरी का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय। तो क्या करें, अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो ये देखें कि उस बेनिफिट, सबसे पहले देखें उस बेनिफिट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू उठा ली, फिर देखें क्या आपने उसके लिए कोई पेमेंट की है, अगर कोई पेमेंट की है तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू से क्या कर दें, लेस कर दें, और जो नेट बचे वो आप सैलरी में ऐड कर दें। लेकिन अगर आपने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की तो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू एज इट इज सैलरी का क्या बन जाएगी बेटा, पार्ट बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसको यहाँ तक मैं स्टॉप करूंगा, जी एच पॉइंट से मैं कल इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक कोई मसला हो तो बोलिए प्लीज, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा बेटा प्लीज। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब ये याद करें, जितना चैप्टर हो चुका है सबको याद करना शुरू कर दें बेटा, दिमाग में बिठा लें, क्योंकि थ्योरी अगर याद नहीं होगी तो आपको प्रैक्टिकल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक इसको स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बात अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।